थैंक यू मैम। तो देखेंगे बच्चे, ये होगी हमारी डांस क्लासेस की डिस्कशन। तो आपने जिन बच्चों को नाम जो है वो ग्रुप में ऐड नहीं हुए हैं, वो बच्चे जल्दी से मुझे क्लासेस के बाद जो है वो नाम लिखवा देंगे। ठीक है, मैं जूम का एक लिंक भेजूंगी उसी ग्रुप में। ठीक है, लिंक में ग्रुप में, ठीक है, उसी ग्रुप में लिंक भेजूंगी और आपने उसी लिंक के अकॉर्डिंग जो है वो क्लास ज्वाइन करनी है 4 से 5। ठीक है, तो अभी हम लेसन स्टार्ट करते हैं बच्चे। हमने पाठ 5 पढ़ा था। थर्सडे को हमने पाठ 5 पहले भी हमने पढ़ा था, दोबारा से फिर हमने डिस्कस करा था कि पाठ 5 है क्या। क्षमादान हमने स्टार्ट किया था। सभी बच्चे बुक निकाल लेंगे। हर्षित कटोच समझ आया था? पहले हमने क्षमादान लेसन पढ़ा था पाठ 5। मैम मैम यस मैम। मैम सैटरडे को क्लास नहीं लगी। ओके बेटे, हमने थर्सडे को आपकी क्लासेस नहीं लगी थी, लेकिन हमने ये फर्स्ट टर्म से पहले ये पढ़ा था। ठीक है, तो मैं जनरल आपको बता देती हूँ कि क्षमादान है क्या। क्षमादान जो है, इसके जो लेखक हैं टॉल्स्टॉय जी हैं, और इनका हिंदी अनुवाद जो है, अनुवाद प्रेमचंद जी ने किया है। तो प्रेमचंद जी ने हमें इस पाठ के माध्यम से बताया है कि क्षमादान जो है वो सबसे बड़ा दान है। ठीक है, इसमें भागीरथ नाम का एक आदमी होता है, सौदागर है। ये वो गंगा दर्शन, वो सोचता है कि कुंभ के मेले में जाएगा, गंगा दर्शन कराएगा और साथ में अपना माल भी बेच आएगा। और वो इसी पर्पज से वहां से जाता है और वो अपने साथी के साथ रहता है, लेकिन उसी साथी की कारणवश मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और उसका इल्जाम सारा ही भागीरथ पर आ जाता है। ठीक है, और भागीरथ बिना अपराध के 26 साल जेल में व्यतीत कर देता है। और जब 26 साल के बाद वहां पर वही अपराधी बलदेव वहां पर आ जाता है। जब बलदेव को उसके बारे में पता लगता है कि ये मेरे अपराध के कारण इसने 26 साल अपने यहाँ पर व्यतीत कर दिए, तो बलदेव को बड़ा दुख होता है। और अंत में वो उसको कहता है कि मुझे क्षमा कर दो। तुम्हारी चुप्पी से, बोला, मुझे इतना दुख हो रहा है जितना मुझे अगर कोड़े लग जाते उतना दुख भी नहीं होता। तो बलदेव अंत में सॉरी भागीरथ जी अंत में यही कहते हैं कि कौन जाने कौन अच्छा है, ईश्वर जाने कि तुम अच्छे हो या मैं अच्छे हूँ, मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया। तो इस पाठ के माध्यम से यही बताया गया है कि क्षमादान सबसे बड़ा दान है। ठीक है, हम किसी का बदला तो ले सकते हैं, लेकिन माफ करना उसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। तो इस पाठ के माध्यम से यही बताया है कि क्षमादान सबसे बड़ा दान है। ठीक है, तो अभी तक हमने यहाँ तक पढ़ा बच्चे। फिर आपको मैंने सैटरडे को आपको होमवर्क भी दिया था, अभ्यास 1। ठीक है, आई होप सभी बच्चों ने किया होगा। यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलो, अगर किया है तो मुझे तानिया आंसर बताएगी। भागीरथ ने कहाँ जाने का निश्चय किया और क्यों? तानिया जल्दी से आंसर करो। भागीरथ ने कहाँ जाने का निश्चय किया और क्यों? भागीरथ ने कुंभ मेले में जाने का निश्चय किया। कुंभ के मेले में जाने का निश्चय किया, क्यों किया? क्यों भी पूछा? क्योंकि वो गंगा आएगा और अपना सामान भी आएगा। शाबाश बच्चे, उसने, भागीरथ ने कुंभ के मेले में जाने का निश्चय किया क्योंकि वो वहां पर उसने सोचा कि वो गंगा दर्शन भी कराएगा और साथ साथ में वो अपना माल भी वहां पर बेच आएगा। वो व्यापारी था तो उसने सोचा कि अपन उसका माल भी बिक जाएगा, गंगा दर्शन भी हो जाएंगे। तो ये सोचकर उन्होंने कुंभ के मेले में जाने का निश्चय किया। बहुत अच्छे बच्चे। चलिए नेक्स्ट आंसर बताएगा दक्ष। दक्ष 3315। भागीरथ की पत्नी का क्या स्वप्न आया? भागीरथ की पत्नी को क्या स्वप्न आया? मैम सपना। स्वप्न मीन सपना। तो भागीरथ की पत्नी को कौन सा स्वप्न आया? देखो बहुत से बच्चे हैंड मैम आएगा मैम तब उस मैम जेल में मैम ऐसे आए थे मैम उसको। इसका मतलब है ध्यान से सुना नहीं है। चलो देखो, अभिमन्यु आंसर करेगा। अभिमन्यु आप बताओ। अभिमन्यु को आता है आंसर, हैंड रेस कर रहा है। अभिमन्यु आंसर बताओ।
मैम कौन सा मैम? अभिमन्यु आंसर बताओ। चलो आरव राणा आप बताओ, आवाज नहीं आ रही अभिमन्यु की। यस मैम। भागीरथ की पत्नी को क्या स्वप्न आया था? यस मैम। मैम भागीरथ की पत्नी को मैम भागीरथ की पत्नी ने स्वप्न में देखा कि जब वह घर लौटा तो उसके बाल सफेद हो चुके थे। शाबाश बच्चे। भागीरथ की पत्नी ने जब स्वप्न देखा तो उन्होंने देखा कि उनके बाल जो थे वो सफेद हो चुके थे। उन्होंने सपने में देखा कि जब भागीरथ जी वापिस लौट रहे थे तो उनके बाल जो थे वो सफेद हो गए थे। बहुत अच्छे बच्चे। चलिए नेक्स्ट आंसर बताएगा मेरे को हर्षित कटोच। इंस्पेक्टर ने भागीरथ को क्यों पकड़ा? मैम इंस्पेक्टर ने भागीरथ के सौदागर में हवा के अपराध में पकड़ा था। हवा कौन सा अपराध आ गया? हवा की हत्या। चीटिंग कर रहे हो ना बच्चे? मैम हत्या। चीटिंग कर रहे हो ना? अगर आप यही बोल के खुद आंसर देते तो आप हवा की जगह हत्या बोलते। तो इसका आंसर है कि इंस्पेक्टर ने भागीरथ को क्यों पकड़ा। तो आप आंसर में लिख सकते हैं कि इंस्पेक्टर ने भागीरथ को सौदागर की हत्या के अपराध में पकड़ा। उन्होंने देखा था ना जब उसके सामान की तलाशी ली गई तो सामान में खून से लथपथ छुरा मिला, कुछ पैसे भी मिले। तो पुलिस को शक हो गया कि ये हत्या जो है वो भागीरथ ने ही की थी। तो इसी अपराध के कारण, सौदागर की हत्या के अपराध के कारण उसको इंस्पेक्टर ने पकड़ लिया था। चलो प्रिया बताएगी आगे। भागीरथ ने जेल में कितने साल व्यतीत किए? प्रिया। मैम भागीरथ ने जेल में 26 साल व्यतीत किए। शाबाश। भागीरथ ने जेल में कुल 26 साल व्यतीत किए। 26 बहुत ज्यादा साल होते हैं बेटे। तो 26 साल उन्होंने बिना अपराध के जेल में बिता दिए। इसीलिए अंत में फिर भी वो अंत में बिना अपराध के कारण वो जेल में थे, फिर भी उन्होंने अंत में बलदेव को क्षमा कर दिया। तो हम देखते हैं कि कितना बड़ा सैक्रिफाइस होता है वो भागीरथ जी ने किया था। चलिए नेक्स्ट वृत्ति बताएगी मेरे को। बलदेव सिंह को किस अपराध के लिए जेल लाया गया? मैम बलदेव सिंह को किसी की मृत्यु के अपराध में जेल में लाया गया। चलो पल्लवी बताएगी। पल्लवी, बलदेव सिंह को किस अपराध के लिए जेल लाया गया? अक्षिता आप बोलो। मैम बलदेव सिंह को उसके मित्र का घोड़ा चुराने के अपराध में जेल लाया गया। हाँ शाबाश। रीति आपने बोला किसी की मृत्यु के। अब मृत्यु के नहीं, अब देखो जब बलदेव जेल में आता है सारे अपना अपना हाल बताते हैं तो बलदेव भी कहता है कि पहले उसने बहुत बड़ा अपराध किया था, पहले उसने किसी की मृत्यु की थी, तब उसे बिल्कुल नहीं पकड़ा गया। लेकिन अब उसने मामूली सा अपराध किया, केवल एक घोड़ा चुराया है, तो घोड़ा चुराने के अपराध में उसको जेल में लाया गया था। ठीक है, तो मृत्यु तो उसने पहले की थी, तब तो उसे पकड़ा नहीं था। ठीक है, ठीक है वृत्ति। यस मैम। हाँ, मृत्यु उसने पहले की थी लेकिन उसको उस अपराध के लिए नहीं पकड़ा था। उसको अपराध के लिए जेल में तभी लाया गया जब उसने अपने मित्र का घोड़ा चुराया था। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे कि बलदेव को जेल में क्यों लाया गया, क्योंकि उसने अपने मित्र का घोड़ा चुराया था। तो बहुत छोटे छोटे आंसर हैं बच्चे, साथ साथ में याद भी करने हैं। जिन बच्चों के गलत आंसर हो रहे हैं, मुझे लग रहा है कि उन्होंने अभी तक नोटबुक में नहीं उतारे हैं, तो सभी बच्चों का कार्य जो है वो साथ साथ में कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आगे है हमारा साहित्य भाग से आगे है व्याकरण भाग। ठीक है, साहित्य भाग से आगे है हमारा व्याकरण भाग। स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे।
एक मिनट में स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ अटेंडेंस के लिए। अब जिनके कैमरास ऑफ है ना उनकी भी एब्सेंटी लगेगी, ठीक है। बार बार एक ही चीज रिपीट नहीं करी जाएगी। अगर आपने कैमरास ऑफ किए हैं तो आपकी एब्सेंट ही शो होगी। देखिए बच्चे, आगे हमारा सभी को यस मैम। स्क्रीन दिख रही है बच्चों? हाँ। Yes, तो ma'am. देखिए Yes, बच्चे, ma'am. अभी हमने साहित्य भाग में एक क्षमादान भाग पढ़ा। क्षमादान में हमने भागीरथ जी के बारे में पढ़ा, उसके क्वेश्चन आंसर्स करे। अब हमारा इसी डिस्कवरिंग बुक में हमारा व्याकरण भाग है क्रिया। ठीक है बच्चों, क्रिया हमने छठी कक्षा में भी पढ़ा था। क्रिया क्या होती है? किसी कार्य का करना या होना। इसमें मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, तो सुनना, बोलना, ये सारे किस में काम, किस में आते हैं? क्रिया में आते हैं, करने या होने में। तो हमने क्रिया के भेद भी पढ़े थे, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। ठीक है बच्चों, अकर्मक क्रिया वो क्रिया है जिसमें क्रियाओं में व्यापार या कार्य का फल कर्ता पर पड़ता है। जैसे वृत्ति पड़ती है ना, वृत्ति पड़ती है। अब मैंने बोला वृत्ति पड़ती है, वृत्ति पड़ती है। अब सारा ही भार किसके ऊपर पड़ा? वृत्ति, क्योंकि वृत्ति केवल पढ़ रही है। वृत्ति क्या है? कर्ता है। पढ़ना क्या है? क्रिया है। तो ये कौन सी हमारी क्रिया आगे? अकर्मक क्रिया, जिसमें सारा ही भार जो है वो कर्ता के ऊपर है। अब मैं बोलूं, देखो सकर्मक क्रिया, सकर्मक में क्या है? जिसमें व्यापार या कार्य का फल कर्ता पर पड़ता है। मैं बोलूं कि वृत्ति किताब पढ़ती है, वृत्ति क्या पढ़ती है? किताब। अब यहाँ पर किसके ऊपर फल पड़ रहा है? किताब के ऊपर। अब वृत्ति क्या पढ़ रही है? वृत्ति किताब पढ़ रही है। तो किताब क्या है? कर्म है। तो इसको हम बोलेंगे सकर्मक क्रिया। तो बच्चों, हमने छठी कक्षा में भी पढ़ा है, क्रिया क्या है? कार्य का करना या होना। जैसे मैं बोल रही हूँ, बोलना क्रिया है, आप सुन रहे हैं, सुनना क्रिया है। क्रिया के दो भेद आगे, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। ठीक है। अक्षिता खेलती है, अक्षिता खेलती है। कौन सी क्रिया है? जल्दी से बताएंगे। अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया। अकर्म क्रिया। बोलूं, अक्षिता क्रिकेट खेलती है। मैम सकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया में मैंने बोला अक्षिता क्रिकेट खेलती है, तो सकर्मक क्रिया में कर्म कौन सा है इसमें? मैम खेलती। खेलना तो क्रिया आ गई, खेलना क्रिया आ गई ना। क्रिकेट, क्रिकेट क्या आ गया इसमें? कर्म। दक्ष, समझ रहे हो बच्चे? ये नए बच्चे हैं, दक्ष पता चल रहा है आपको? यस मैम। दक्ष, हाँ। देखो बेटे, इन बच्चों ने, हमने तो छठी कक्षा में भी पढ़ा है, लेकिन दक्ष और योगेश पहली बार पढ़ रहे हैं। तो आप फिर से समझ लेंगे, क्रिया क्या है? क्रिया है किसी कार्य का करना या होना। मैं बोल रही हूँ, बोलना क्या है? क्रिया है। ठीक है। लिखना क्रिया है, चलना क्रिया है, नाचना क्रिया है। तो ये क्रियाएं हैं। ठीक है। अब क्रिया के भी ऐसे आगे भेद हैं, जैसे हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इनके भेद पढ़ते हैं, वैसे क्रिया के भी दो भेद हैं। ठीक है। तो क्रिया कौन से? दो भेद बताया आपको, अकर्मक, सकर्मक। अकर्मक जिसमें कार्य का फल जो है वो कर्ता के ऊपर ही पड़ता है, और सकर्मक जिसमें कार्य का फल जो है वो कर्म के ऊपर पड़ रहा है। आरव खाता है, आरव खाता है। खाता, खाना क्या है? खाना। आरव खाता है, खाता आ गया हमारी क्रिया। मैं बोलूं आरव सेब खाता है, ठीक है, आरव सेब खाता है। सेब क्या आ गया? हमारा कर्म। तो ये आगे हमारी सकर्मक क्रिया। तो आगे बेटे हम देखेंगे, सकर्मक क्रिया के भी दो भेद हैं। ठीक है। सकर्मक क्रिया के भी आगे कितने भेद? आगे दो भेद आगे। पहले क्रिया के भेद पढ़े हमने, दो भेद, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। अब हमारी सकर्मक क्रिया के भी आगे दो उपभेद हैं, एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया।
ठीक है। सकर्मक में क्या जुड़ा होता है? कर्म। अब देखो कर्म भी देखो, जहां एक कर्म है वहां आगे एक कर्मक क्रिया, जहां दो कर्म है वहां आगे द्विकर्मक क्रिया। जैसे मैं बोलूं कि प्रिया बस से जाती है, प्रिया बस से जाती है, तो अब बस क्या है? एक कर्म। प्रिया बस से जाती है। मैं बोलूं प्रिया बस से स्कूल जाती है, प्रिया बस से स्कूल जाती है, तो बस और स्कूल आगे दो कर्म। ठीक है, तो जहां एक कर्म जुड़ा हो वहां आगे एक कर्म क्रिया, जहां दो कर्म जुड़े हैं वो आगे द्विकर्म क्रिया। समझ आया बच्चों यहाँ तक? यस मैम। यस मैम। यस यस बहुत अच्छे हैं। चलो, अगर किसी बच्चे को डाउट है तो बताएंगे, किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताएंगे यहाँ तक? यहाँ तक अगर नो मैम। शनपॉल समझ आया? शनपॉल समझ आया? हाँ, आप अभी ज्वाइन हुए ना क्लास में? क्यों बेटे, लिंक नहीं आया था पहले आपका? चलिए, रेगुलर क्लास लगानी है और टाइम से आपने क्लास ज्वाइन करनी है। 9 बजे लगती है, 9 बजे सारे बच्चे क्लास में होने चाहिए। ठीक है, शिव ठाकुर समझ आया? शिव मैम। हाँ, तो अभी तक हमने पढ़ा व्याकरण भाग में क्रिया, क्रिया के भेद और आगे क्रिया के भी उपभेद। ठीक है, भेद पढ़े और आगे उसके उपभेद पढ़े। अब देखेंगे बेटे पेज नंबर 73 में, फिर से स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। आई थिंक आपके पास बुक्स तो हैं, बट फिर से देख लेंगे। अब देखो, हम इसमें एक और नई चीज पढ़ रहे हैं। यहाँ तक तो हमने छठी कक्षा में पढ़ा था, अब हम 7वीं कक्षा में एक और चीज पढ़ रहे हैं, संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। जैसे हमने शब्द के भेद पढ़े थे, उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर, वैसे ही अब क्रिया के भी आगे भेद हैं संरचना के आधार पर। ठीक है, याद रखेंगे, दिमाग में डालेंगे, संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। तो क्रिया के भेद हमारे 4 हैं। ठीक है, संरचना के आधार पर। ऐसे हमारे क्रिया के भेद केवल 2 हैं, उपभेद भी 2 हैं। वो केवल किसके हैं? क्रिया के। अब ये कौन से भेद आ गए? संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। ठीक है बच्चे, समझ आ रहा है? यस या नो? समझ आएगा तभी हम आगे चलेंगे। संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। अब देखो, प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, याद रखेंगे, प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। सभी बच्चे ये पेज निकालेंगे, 73 पेज निकालेंगे, पृष्ठ संख्या 73। ठीक है, 73। तो संरचना के आधार पर क्रिया के हमारे कितने भेद है बच्चों? 4। प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणा देनी, किसी को कार्य करने के लिए हम जो प्रेरणा देते हैं, मीन्स किसी से कार्य करवाते हैं, तो उसको कहा जाता है प्रेरणार्थक क्रिया। चलो मैं बोलूं कि अध्यापक सबको पढ़ाता है, अध्यापक सबको पढ़ाता है, तो पढ़ाना क्या है? एक प्रेरणा है। ठीक है, अब मैं बोलूं कि रोहित मेघा से बच्चों को पढ़वाता है, ये क्या है? प्रेरणा है। ठीक है, तो प्रेरणार्थक क्रिया मीन्स किसी से कार्य करवाना, किसी को प्रेरणा देना। ठीक है, तो प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी क्रिया आ गई? जिस क्रिया में कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करे, उसको हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। अब जिसमें कार्य मैं ना करूं, ठीक है, मैं ना करके मैं आपको प्रेरणा दूं उस कार्य को करने के लिए, तो वो आ गई प्रेरणार्थक क्रिया, करवाना। ठीक है, किसी से करवाना या करवाता। जैसे फॉर एग्जाम्पल
सचिन रेडियो से सबको गाना सुनवाता है, या अक्षिता वृत्ति को गाना सुनवाती है। अक्षिता रेडियो से वृत्ति को गाना सुनवाती है, किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। या हर्षित आयुष से काम करवाता है, हर्षित आयुष से काम करवाता है। तो ये क्या है, वो खुद नहीं कर रहा है, वो किसी और को प्रेरणा दे रहा है, तो वो आगे हमारी प्रेरणार्थक क्रिया। अब प्रेरणार्थक के भी दो भाग हैं, प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रथम में क्या है, जब कर्ता प्रेरणा देते हुए वो कार्य स्वयं ही कर ले, प्रेरणा देते हुए वो कार्य स्वयं ही कर ले। जैसे आयुष सबको गाना सुनाता है, बाकियों को प्रेरणा दे रहा है, लेकिन वो कार्य खुद भी कर ले रहा है, लेकिन है क्या, एक प्रेरणा। ठीक है, तो आयुष गाना सबको गाना सुनाता है, तो ये क्या आगे हमारी प्रथम प्रेरणार्थक। अब मैं बोलूं कि आयुष रेडियो से सबको गाना सुनवाता है। अब आयुष खुद नहीं गा रहा है, अब कहाँ से, रेडियो से गाना गा रहा है और सबको सुना रहा है, तो ये क्या आगे हमारी द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। तो याद रखना है, प्रेरणार्थक क्रिया में जिसमें प्रेरणा देते हुए या कार्य खुद ही करता है या किसी और से करवाता है, उसको हम प्रेरणार्थक क्रिया कहेंगे। इसके दो भाग हैं, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। ठीक है, प्रथम में प्रेरणा देते हुए कार्य खुद ही कर लेता है, और द्वितीय में जिसमें दूसरों से कार्य करवाता है। अध्यापक सबको पढ़ाता है, अध्यापक सबको पढ़ाता है, या मैं सबको पढ़ा रही हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ, प्रेरणा देते हुए सबको पढ़ा रही हूँ। अब मैं बोलूं कि अध्यापक अक्षिता से पाठ पढ़वाता है, तो अब मैं क्या, अध्यापक क्या कर रहा है, वो खुद नहीं पढ़ रहा है, वो किसी और से पढ़वा रहा है, बच्चों से पढ़वा रहा है, तो वो क्या आगे हमारी प्रेरणार्थक क्रिया। तो पहली आपको समझ आई, संरचना के आधार पर क्रिया का पहला भेद समझ आया। अब नंबर दो आ गया, संयुक्त क्रिया। जब दो या दो से अधिक क्रियाएं एक साथ प्रयोग की जाती हैं, उसको संयुक्त क्रियाएं कहते हैं। जब दो या दो से अधिक क्रियाएं इकट्ठी हो रही हैं, उसको संयुक्त क्रिया कहते हैं। ठीक है, इसमें पहली मूल होती है और दूसरी रंजक क्रिया। जैसे वह खाना खा रहा है, वह खाना खा रहा है। अब इसमें मूल क्रिया क्या आ गई, खा, और रंजक क्रिया खा रहा है। अब इसमें संयुक्त क्रिया क्या बनी, खा रहा है। ठीक है, अक्षित खाना खा रहा है, अक्षित खाना खा है। अब खाना खा रहा है, खा क्या आ गई, मूल क्रिया, और रहा है क्या आ गई, रंजक क्रिया। अब इसको दोनों को खा रहा है, इनको मिक्स कर दिया, तो ये बन गई हमारी संयुक्त क्रिया। ठीक है, संयुक्त क्रिया समझ आई। आशीष कुमार 2543 रजिस्ट्रेशन। आशीष कुमार, यस मैम। समझ आया? यस मैम। हाँ, यस मैं मैम। बोलूं कि आशीष खेल रहा है, या आशीष खाना खा रहा है। ठीक है, मैं बोलूं आशीष खाना खा रहा है। अब खा के आगे मूल क्रिया, खा रहा है ना, खाना खा आगे मूल क्रिया। ठीक है, रहा है रंजक क्रिया। जब इन दोनों को जोड़ दिया, खा रहा है, तो ये बन गई संयुक्त क्रिया। तो मैं बोलूं कि आशीष खाना खा रहा है, तो इसमें दो क्रियाएं जुड़ गई, खाना खा रहा है, तो ये बन गई हमारी संयुक्त क्रिया। ठीक है, मैं बोलूं कि अंशिका डोगरा बाजार से आ गई है, अंशिका डोगरा बाजार से आ गई है। अब आ गई है, आ क्या आ गई, मूल क्रिया, गई है रंजक क्रिया। अब दोनों को जोड़ दिया, आ गई है, तो क्या बन गई हमारी संयुक्त क्रिया। समझ आया? यस मैम। शर्ना पॉल, शर्ना बच्चे, मैं बोलूं, शर्नव टेलीविजन देख रहा है,
शर्नव टेलीविजन देख रहा है। शर्नव मेरे को बताएगा इसमें मूल, रंजक और संयुक्त क्रिया कौन कौन सी आई। शर्नव, मैंने आपको बोला शर्नव टेलीविजन देख रहा है, आंसर करेंगे बेटे। मैम रिपीट अगेन। शर्नव टेलीविजन देख रहा है। मैम शर्नव टेलीविजन देख रहा है। इसमें मूल, रंजक और संयुक्त क्रिया बताएंगे। समझ आया बेटे? शर्नव समझ आ रहा है? यस मैम। हाँ तो आंसर बताओ मेरे को। मैंने बोला शर्नव टेलीविजन देख रहा है। क्या बोला? मैम मूल। इसमें मूल क्रिया कौन सी है, रंजक क्रिया कौन सी है और संयुक्त क्रिया क्या बनी, ये बताना आपने। यस मैम बेटे, जब समझ ना आए तो यस मैम नहीं बोलना है किसी भी बच्चे ने, ठीक है। और कोई क्लास में बच्चा जिसको पता है इसका आंसर बताएंगे। मैम यस, अंशिका डोगरा बताइए। मैम देख मूल क्रिया है और रहा है रंजक क्रिया है और देख रहा है संयुक्त क्रिया है। शाबाश बेटे। अब शर्नव ध्यान से सुनेंगे। शर्नव पॉल, शर्नव, शर्नव, हाँ कैमरा ऑन करिए, पहले कैमरा ऑन करो। फेस नहीं दिख रहा आपका, फेस दिखाओ। हाँ, मैंने बोला शर्नव टेलीविजन देख रहा है। अब इसमें आपने मूल क्रिया, रंजक क्रिया, संयुक्त क्रिया बतानी है। तो देख क्या है, मूल क्रिया, ठीक है। देख क्या है, देखना क्या है, मूल क्रिया। रहा है कि आगे हमारी रंजक क्रिया। अब इन दोनों को जोड़ के देख रहा है, संयुक्त क्रिया बनी। समझ आया? अब शर्नव समझ आया? यस मैम। हाँ तो बनाना खा ले पहले ना, उसके बाद आएगा समझ। शर्नव टेलीविजन देख रहा है, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। तो इसमें देख जो है वो मूल क्रिया है और रहा है रंजक क्रिया है। इन दोनों को जोड़ के बन गया हमारा देख रहा है संयुक्त क्रिया। तो संयुक्त क्रिया क्या है बच्चों? दो या दो से अधिक क्रियाओं का जोड़ जो है वो संयुक्त क्रिया कहलाता है, ठीक है। आगे चले। यस मैम। अब नेक्स्ट है हमारे नंबर 3 पर नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया वे क्रियाएं सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा या सर्वनाम आदि से बनती हैं। ऐसी क्रियाएं जो किससे बनी हैं? सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा और सर्वनाम से। उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे बात को हम क्या लिखेंगे? बतियाना। तो बतियाना क्या बन गया? हमारा नाम धातु क्रिया, जिसमें अंत में ना प्रत्यय लगे, ठीक है। दोहरा से क्या बना? दोहराना। लालच, ललचाना, ठीक है। साठ, सठियाना। तो ये हमारी नाम धातु क्रियाएं हैं। सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा शब्दों को अगर हम अंत में ना प्रत्यय लगा दें तो इसको हम नाम धातु क्रियाएं कहते हैं। जैसे झूठ, झुठलाना, चक्कर, चकराना, खर्च, खर्चना, अपना, अपनाना, ठीक है। तो अंत में हम ना लगा रहे हैं मीन्स, तो उसको हम कहते हैं नाम धातु क्रियाएं, ठीक है बच्चों। कर लेंगे, ये वाला भी समझ आया? यस मैम। आगे का हमारा अंत में नंबर 4 पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया जो क्रियाएं वाक्य के मुख्य क्रिया से पहले ही पूरा होती हैं। अब देखो, वाक्य पूरा होने से पहले ही क्रिया जो है वो पहले ही पूरी हो जाती है, उसको हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे अक्षिता सुबह उठकर सैर करने जाती है।
अक्षिता सुबह उठकर सैर करने जाती है। अब उठकर उसने कार्य पहले ही पूरा कर लिया, उठ गई है और सैर करने जाती है। अब काम उसने पूरा कर लिया है, ठीक है, उठ गई है। उठना क्या है? क्रिया है, मीन्स वाक्य से पहले, वाक्य पूरा होने से पहले ही क्रिया पूरी हो गई है, उसको हम कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आयुषी कपड़े धोकर सोई। आयुषी कपड़े धोकर सोई। अब उसने पहले ही कपड़े धोए, उसके बाद वो सोई, मीन्स वाक्य पूरा होने से पहले क्रिया पूरी हो गई, उसको हम कहेंगे पूर्वकालिक क्रिया। योगेश नहाकर स्कूल गया। योगेश नहाकर स्कूल गया। अब नहा लिया उसने, पहले क्रिया पूरी हो गई, काम उसका पूरा हो गया, उसके बाद वो स्कूल गया, मीन्स जो क्रिया पहले ही, वाक्य से पहले ही पूरी हो जा रही है, उसको हम कहेंगे पूर्वकालिक क्रिया। तो बच्चों अभी तक हमने क्या रही, पूर्वकालिक समझ आए? पहले तानिया समझ आया? यस मैम। पूर्वकालिक क्या है? जिसमें वाक्य पूरा होने से पहले ही क्रिया जो है वो पूरी हो जा रही है। नो मैम, कौन बोल रहा है? मैम निशाली। हाँ निशाली। निशाली देखेंगे पूर्वकालिक क्रिया क्या है? जिसमें वाक्य पूरा होने से पहले ही क्रिया पूरी हो जा रही है। ठीक है, निशाली खाना खाकर बाजार गई। निशाली खाना खाकर बाजार गई, तो खाना खाकर, खाना खा लिया उसने, कार्य उसका पूरा हो गया, उसके बाद वो बाजार हो गई। इस कार्य पूरा होने, क्रिया जो है वो पहले ही पूरी हो जा रही है, उसके बाद वाक्य पूरा हो रहा है, उसको हम कहेंगे पूर्वकालिक क्रिया। अभी क्या हो रहा है बेटे? अभे क्लास लगा रहे हो आप? बैड मैनर्स बेटे। अभे बताएगा मेरे को, अभे मेरे को बताएगा खर्च का नाम धातु क्रिया बनाओ। खर्च की नाम धातु क्रिया बताओ। चलो चलो जल्दी से, खर्च की नाम धातु क्रिया बताओ। मैम कैन रिपीट है? अभे बताओ, खेल रहे हो आप ना, क्लास लगी हुई है और आप अपना ही काम करे जा रहे हो। बैड मैनर्स बेटे। चलो प्रीति बताओ, खर्च की नाम धातु क्रिया क्या हुई? मैम खर्चना, खर्च से खर्चना। खर्चना, शाबाश, खर्च से नाम धातु क्रिया बनी हमारी खर्चना। तो बच्चों आज हमने व्याकरण भाग में हमने क्रिया पढ़ी। क्रिया किसी कार्य का करना या होना क्रिया कहलाता है। ठीक है, सेकंड थिंग हमने पढ़ी क्रिया के भेद। क्रिया के हमने दो भेद पढ़े, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। ठीक है, अकर्मक क्रिया जिसमें कार्य का फल जो है वो कर्ता के ऊपर पड़ता है, सकर्मक जिसमें कार्य का फल कर्म के ऊपर पड़ रहा है। ठीक है, आगे हमने सकर्मक क्रिया के भी आगे उपभेद पढ़े, एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। ठीक है, तो वो आगे हमारे सकर्मक क्रिया के उपभेद। उसके बाद हमने पढ़े संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। तो संरचना के आधार पर हमारे चार भेद आ गए। ठीक है, चार भेद आगे हमारे आगे। नंबर एक प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक जिसमें कार्य करने की प्रेरणा देते हुए या कार्य खुद कर लिया जाता है या किसी से करवाया जाता है। जो खुद किया जाता है उसको बोलते हैं प्रथम प्रेरणार्थक, और जो करवाया जाता है उसको बोलते हैं द्वितीय प्रेरणार्थक। सेकंड हमने पढ़ा संयुक्त क्रिया। ठीक है, जिसमें एक मूल क्रिया होती है, एक रंजक क्रिया होती है, इन दोनों को जोड़ के बनती है संयुक्त क्रिया। नंबर तीन हमने पढ़ा नाम धातु क्रिया, जो कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों से ना प्रत्यय लगा के बनती है।